नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य के अंतिम हथियारबंद माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद बिहार पूरी तरह से नक्सल मुक्त हुआ। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, फार्मर आईडी नहीं बनने पर भी किसानों को मिलता रहेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ। पटना उच्च न्यायालय ने कहा, शराबबंदी ने बढ़ाई अवैध शराब कारोबार की समानांतर अर्थव्यवस्था। और रमजान का पवित्र महीना शुरू, आज पहला रोजा, बाजारों में बढ़ी रौनक। अब समाचार विस्तार से। बिहार पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। राज्य के अंतिम हथियारबंद माओवादी सुरेश कोड़ा के मुंगेर में आत्मसमर्पण के बाद राज्य ने यह उपलब्धि हासिल की है। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार ने बताया कि राज्य के नक्सल प्रभावित रहे 23 जिलों में अब कोई भी हथियारबंद नक्सली दस्ता सक्रिय नहीं है। हम लोग अब आधिकारिक रूप से ये कहने में सक्षम हैं कि न केवल मुंगेर जिला बल्कि पूरा बिहार अब नक्सल से पूर्णतः मुक्त है और आज की तिथि में ऐसा कोई भी हथियारबंद सक्रिय नक्सली नहीं है जो बिहार की धरती पर मौजूद है। ऐसा कोई भी नक्सली वांछित नहीं समूचे बिहार राज्य में जो सक्रिय हो और जो हथियारबंद। मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निपन्नीकर ने बताया कि केंद्र सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सुरेश कोड़ा को जल्द ही निर्धारित लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। सुरेश कोड़ा जी को जो आत्मसमर्पण नीति के तहत जो लाभ मिलने हैं का हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करेंगे। इसके अलावा उनके पूरे परिवार को और समस्त आदिवासी क्षेत्र में जितने हमारे लोग रहते हैं तो सरकार की जन कल्याण योजनाएं हैं तो सबका लाभ उनको देने के लिए हम लोग विशेष कैंप लगाएंगे ताकि जो मुख्य धारा में जितनी योजनाएं हैं सबका लाभ उन लोगों को मिले। इधर सुरेश कोड़ा की पत्नी प्रमिला देवी ने कहा कि पति के आत्मसमर्पण के फैसले के बाद उनके परिवार में राहत और खुशी का माहौल है। चलिए पति के चलिए जंगल में काहे के भटक रहा है, चलिए बाल बच्चा मिल कर सबको रहेंगे, खाएंगे, सुखी से जिएंगे, यही बोले हम। अच्छा लगे रहा है, अच्छा नहीं लगते। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में राज्य के 23 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। 70 के दशक में बिहार में नक्सलियों का वर्चस्व बढ़ा और मध्य बिहार के जिले सबसे अधिक प्रभावित रहे। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से वर्ष 2025 में एक भी नक्सली घटना नहीं हुई। इस वर्ष 220 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस और दुनिया भर के कई शीर्ष उद्योगपति भी संबोधित करेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद ये नेता इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री दोपहर से शुरू होने वाले नेताओं के पूर्ण सत्र में भाग लेंगे। इसमें राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और बहुपक्षीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि एक साथ मिलकर एआई पर राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसमें शासन, अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री शाम को सीईओ राउंड टेबल में भाग लेंगे। इसमें वैश्विक प्रौद्योगिकी और उद्योग जगत की कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी सरकार के साथ मिलकर निवेश, अनुसंधान सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला और एआई प्रणाली के उपयोग पर चर्चा करेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। इसका उद्देश्य भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जहां एआई मानवता को आगे बढ़ाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और साझा धरती की रक्षा करे। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर इंडिया एआई और इंटेल इंडिया ने एआई अभियान के अंतर्गत 24 घंटे में सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके अंतर्गत 25 लाख से अधिक छात्रों ने संकल्प लिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाती है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि फार्मर आईडी नहीं बनने पर भी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।
कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य में अभी 45 लाख से अधिक किसानों की आईडी तैयार हो गई है। श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार फार्मर आईडी रखने वाले किसानों को 15 मिनट के अंदर केसीसी लोन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य में लागू शराबबंदी कानून के बावजूद अवैध शराब कारोबार की समानांतर व्यवस्था चल रही है। इससे गैर कानूनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है और युवाओं का भविष्य दांव पर लग रहा है। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने कानून के तहत दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायालय ने शराब तस्करी में नाबालिगों और वयस्कों के शामिल होने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई। पीठ ने मिथाइल अल्कोहल युक्त जहरीली शराब के दुष्प्रभावों का भी जिक्र किया। न्यायालय ने कहा कि कानून के प्रभावी कार्यान्वयन नहीं होने से नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ गया है। शराबबंदी को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर राज्य सरकार से कानून की समीक्षा की मांग की है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि शराबबंदी से बिहार सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि घर घर तक महंगे दामों पर शराब की डिलीवरी हो रही है। शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। इसलिए कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब बाहर से आ रहे हैं, महंगी शराब आ रही है, तो जनता का पैसा तो बाहर जा रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। इधर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी कानून प्रभावी ढंग से लागू है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति शराब पीने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और इस महीने के अंत में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। इससे पहले कल चांद देखे जाने के बाद तरावी की नमाज शुरू हुई। लोग बड़ी संख्या में मस्जिदों में पहुंचे और विशेष नमाज अदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने आशा जताई कि यह शुभ महीना समाज में एकता की भावना को और मजबूत करेगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान की शुरुआत पर मुस्लिम धर्मावलंबियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि रमजान को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। सेवई, सूखे मेवे, फल और मिठाइयों की दुकान पर विशेष भीड़ देखी जा रही है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य के सभी 537 अंचलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 6 करोड़ 71 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मार्च महीने तक सीसीटीवी लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में यह फैसला महत्वपूर्ण कदम है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 31 मार्च करने पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। विधान परिषद में एक ध्यान आकर्षण के जवाब में उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को नई दिल्ली में इस संबंध में केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। मंत्री ने बताया कि केंद्र ने धान खरीद के वर्तमान लक्ष्य को हासिल करने पर इसे बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सदस्यता अभियान 21 फरवरी से शुरू होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में आयोजित प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने मैथिली में रसायन शास्त्र की मूलभूत शब्दावली प्रकाशित कर दी है। अंग्रेजी, हिंदी, मैथिली में प्रकाशित इस शब्दावली में लगभग 3500 शब्द हैं। आयोग ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सहयोग से 6 वर्ष पूर्व शब्दावली बनाने का काम शुरू किया था।
शब्दावली के प्रकाशित होने से नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों में रसायन शास्त्र को मैथिली में भी पढ़ना पढ़ाना संभव हो सकेगा। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत ने कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ग्रुप ए के अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 193 रन बनाए। हरफनमौला शिवम दुबे ने 31 गेंदों पर सर्वाधिक 66 रन की पारी खेली। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत का अगला मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह सुपर 8 में भारत का पहला मैच होगा। मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रदेश भर से कदाचार के आरोप में 6 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए 3 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कदाचार के आरोप में निष्कासित होने वाले सभी परीक्षार्थी भोजपुर जिले के हैं। वहीं बांका से 2 और नवादा से 1 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। रोहतास जिले के बिक्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत परड़ियावा गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर सोन नहर में पलट गई। हादसे में कार सवार दंपति की मौत हो गई। सारण जिले के टेरनी थाना क्षेत्र के सूतिहार बाजार में चोरों ने एसबीआई का एटीएम काटकर 24 लाख रुपए चुरा लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूर्वी चंपारण जिले की साइबर पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की साइबर ठगी के मुख्य आरोपी संगम कुमार को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी रक्सौल के व्यापारियों से ठगी करने के मामले में की गई है। पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बीएसएनएल में लगभग 31 लाख रुपए के घोटाला मामले में 4 कर्मियों को सजा सुनाई है। इन सभी को 3-3 साल कारावास और 3.5 लाख रुपए अलग अलग अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है पुलिस मुख्यालय का ऐलान, बिहार नक्सल मुक्त। दैनिक जागरण ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है नए डिग्री महाविद्यालयों में 9,284 पदों पर की जाएगी अस्थायी नियुक्ति। प्रभात खबर की सुर्खी है बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव, 4 सीटें एनडीए की झोली में जानी तय, 5वीं के लिए होगा कड़ा मुकाबला। दैनिक भास्कर ने लिखा है गांव की सड़कें 5.5 मीटर चौड़ी होंगी, सबका चयन सर्वे से होगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी से निगरानी। आज अखबार लिखता है भारत में एआई डेवलप के लिए कंपनियों ने खोली तिजोरी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के अंतिम हथियारबंद माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद बिहार पूरी तरह से नक्सल मुक्त हुआ। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया फार्मर आईडी नहीं बनने पर भी किसानों को मिलता रहेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ। पटना उच्च न्यायालय ने कहा शराबबंदी ने बढ़ाई अवैध शराब कारोबार की समानांतर अर्थव्यवस्था। और रमजान का पवित्र महीना शुरू, आज पहला रोजा, बाजारों में बढ़ी रौनक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।